पृथ्वी के बाहर पानी की खोज पर हमारे इस डीप डाइव में स्वागत है। हम देख रहे हैं हमारे अपने सौर मंडल से लेकर दूर के एक्सोप्लैनेट्स तक। हाँ, काफी फैला हुआ विषय है ये। बिल्कुल। और हमारा मिशन है ये पता लगाना कि पानी आखिर है कहाँ और क्यों ये जीवन की खोज के लिए इतना जरूरी है। जैसे खगोलविद कहते हैं, पानी को फॉलो करो। सही कहा। फॉलो द वाटर। और एक दिलचस्प बात, पानी सिर्फ पृथ्वी पर नहीं है, ये तो हमारे सौर मंडल में पृथ्वी के बनने से भी पहले से मौजूद था। हाँ, ये बात बहुत से लोगों को पता नहीं होती। तो ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं मंगल ग्रह से। एक जमाना था जब सोचते थे कि ये गर्म और गीला रहा होगा, पर आज तो ठंडा रेगिस्तान है। तो इसका पानी गया कहाँ? हाँ, मंगल की कहानी वाकई दिलचस्प है। देखिए, आज इसका ज्यादातर पानी तो वो विशाल ध्रुवीय बर्फ की चोटियों में बंद है। बर्फ के रूप में? हाँ, बर्फ। उत्तरी ध्रुवीय टोपी मतलब प्लैनम्बोरियम, वो ज्यादातर पानी की बर्फ है। कहीं कहीं तो 3 किलोमीटर मोटी। 3 किलोमीटर? जी, इतनी बर्फ है कि पूरे मंगल को अगर पिघला दे तो 11 मीटर गहरे पानी से ढक सकती है। अच्छा। पूरे ग्रह को। हाँ। लेकिन असली जो रोमांचक खोज है वो सतह के नीचे हुई है। मार्स एक्सप्रेस ऑर्बिटर का जो मार्सिस रडार है, हाँ, सुना है उसके बारे। उसने दक्षिणी ध्रुवीय टोपी के नीचे करीब 1.5 किलोमीटर गहराई पर तरल पानी का मतलब नमकीन पानी का एक बड़ा भंडार खोजा है। क्या? करीब 20 किलोमीटर चौड़ा तरल पानी आज भी? जी, मंगल पर। हाँ। और स्थिर भंडार और भूकंपीय डेटा भी इशारा करता है कि शायद और भी गहरे जलाशय हों 10-20 किलोमीटर नीचे। तो इसका मतलब है कि जीवन के लिए एक संभावना, एक ठिकाना अब भी हो सकता है वहाँ। बिल्कुल। और देखिए, मंगल से जो उल्कापिंड हमें मिले हैं, जैसे वो ब्लैक ब्यूटी, हाँ, वो दिखाते हैं कि पानी वहाँ 4.45 अरब साल पहले भी था। अब हुआ ये कि मंगल ने अपना वायुमंडल, अपना चुंबकीय क्षेत्र खो दिया। तो सतह पर पानी टिक नहीं पाया, लेकिन ये जो सतह के नीचे की झीलें हैं वो रेडिएशन से सुरक्षित है। तो हाँ, ये जीवन के लिए आखिरी शरणस्थली हो सकती हैं अगर कभी वहां जीवन पनपा हो। ठीक है, तो मंगल पर बर्फ है और शायद जमीन के नीचे झीलें, लेकिन उन जगहों का क्या जहां पानी शायद तैर रहा हो? मतलब महासागर? बृहस्पति के चंद्रमाओं की तरफ देखें, यूरोपा का नाम बहुत आता है। हाँ, यूरोपा तो मतलब स्टार है इस मामले में। देखिए, वहां एक प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र मिला है गैलीलियो यान को। प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र वो क्या होता है? इसका मतलब है कि सतह के नीचे कोई चालक तरल पदार्थ है, जैसे खारा पानी, जो बृहस्पति के शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र से गुजरते हुए अपना खुद का एक कमजोर क्षेत्र बना रहा है। अच्छा। और ये इस बात का लगभग पक्का सबूत है कि वहां सतह के नीचे एक विशाल, पूरी दुनिया में फैला हुआ खारे पानी का महासागर है। पूरी दुनिया में? कितना बड़ा? अंदाजा है कि ये 60 से 160 किलोमीटर गहरा हो सकता है और ये 15 से 25 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर के नीचे छिपा है। बाप रे! 160 किलोमीटर गहरा। हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि यूरोपा में पृथ्वी के सारे महासागरों को मिला दें तो उससे भी शायद 2 या 3 गुना ज्यादा तरल पानी हो सकता है। पृथ्वी से 2 गुना पानी? और आपने कहा अंदरूनी गर्मी भी है, बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण से। सही, ज्वारीय तापन कहते हैं उसे। बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण यूरोपा को थोड़ा खींचता और दबाता है, जिससे अंदर गर्मी पैदा होते हैं। तो वहां जीवन के लिए जरूरी चीजें लगती हैं, तरल पानी, ऊर्जा स्रोत और जरूरी रसायन। हाल ही में कार्बन डाइऑक्साइड भी मिला है वहां। तो क्या वहां पृथ्वी जैसे हाइड्रोथर्मल वेंट भी हो सकते हैं समुद्र तल पर? पूरी संभावना है। गर्म पानी और रसायन निकलते हुए वेंट्स जो गहरे समुद्र में जीवन को सपोर्ट कर सकते हैं बिना सूरज की रोशनी के। कमाल है। और सिर्फ यूरोपा नहीं, आपने कहा गनीमेड और कैलिस्टो भी? हाँ, उनमें भी उपसतही महासागर होने के काफी अच्छे संकेत हैं। ये दिखाता है कि तरल पानी के लिए जरूरी नहीं कि ग्रह पारंपरिक गोल्डलॉक्स जोन में ही हो। नीचे सिस्टम पर आते हैं, एनसेलेडस। वो तो बहुत नाटकी लगता है ना? अरे हाँ, एनसेलेडस तो बिल्कुल शो स्टॉपर है। कैसिनी मिशन ने देखा कि उसके दक्षिणी ध्रुव के पास जो टाइगर स्ट्राइप्स नाम की दरारें हैं, हाँ, उनसे पानी के वाष्प और बर्फ के कणों के बड़े बड़े फव्वारे फूट रहे, सैकड़ों हजारों मील ऊंचे। हजारों मील? हाँ, हाल ही में जेम्स वेब टेलीस्कोप ने तो एक 6000 मील से ज्यादा फैला हुआ गुबार देखा। अविश्वसनीय। और सबसे रोमांचक बात यह है कि कैसिनी यान सीधे इन गुबारों के बीच से उड़ा। क्या सीधे उड़ गया बिना उतरे? एक एलियन महासागर का सैंपल ले लिया? बिल्कुल, साइंस फिक्शन जैसा लगता है पर हुआ है। और उस सैंपल में मिला क्या? ज्यादातर तो पानी है, 91%।
लेकिन उसमें नमक है, सिलिका के नैनोकण हैं जो इशारा करते हैं कि समुद्र तल पर 90 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म पानी और चट्टान के बीच रिएक्शन हो रहा है, मतलब हाइड्रोथर्मल वेंट। वाह। और साथ में मीथेन, CO2, अमोनिया जैसे जटिल कार्बनिक अणु और आणविक हाइड्रोजन भी। हाइड्रोजन तो मतलब सूक्ष्म जीवों के लिए खाना हो सकता है। तो एन्सेलेडस हमें एक तरह से परोस रहा है जानकारी कि उसके महासागर में क्या क्या है। हाँ, एक रहने लायक महासागर का सीधा सैंपल। ये तो कमाल है। लेकिन ये तो हमारे सौरमंडल की बात हुई। प्रकाश वर्ष दूर जो ग्रह हैं वहां पानी कैसे ढूंढते हैं? उसके लिए हम एक तकनीक इस्तेमाल करते हैं जिसे ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब रोशनी का विश्लेषण। हाँ बिल्कुल। जब कोई एक्सोप्लैनेट अपने तारे के सामने से गुजरता है तो तारे की कुछ रोशनी उस ग्रह के वायुमंडल से होकर हम तक पहुंचती है। अच्छा। अब उस वायुमंडल में जो अणु हैं, जैसे पानी के अणु, वो रोशनी के कुछ खास रंगों मतलब तरंग दैर्ध्य को सोख लेते हैं। तो जब हम उस रोशनी को देखते हैं तो कुछ रंग गायब मिलते हैं। उन गायब रंगों से पता चलता है कि वहां कौन से अणु हैं? एकदम सही। और इसमें जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST वो क्रांति ला रहा है। उसकी क्षमता बहुत ज्यादा है। कोई खास उदाहरण मिला है JWST से? हाँ बिल्कुल, जैसे K2-18b। ये 124 प्रकाश वर्ष दूर है। इसे हाइसियन दुनिया का उम्मीदवार माना जा रहा है। हाइसियन मतलब ऐसा ग्रह जिसका हाइड्रोजन समृद्ध वायुमंडल हो और नीचे शायद पानी का एक वैश्विक महासागर। JWST ने वहां जलवाष्प, मीथेन और CO2 का पता लगाया है। दिलचस्प। और कोई? एक और है GJ1214b। लगता है ये ग्रह ज्यादातर पानी से ही बना है, शायद गर्म बर्फ जैसे अजीब रूपों में भी। पानी तो हमें ग्रह बनाने वाली डिस्क में भी मिला है और अरबों प्रकाश वर्ष दूर क्वेसर में भी। मतलब पानी के अणु ब्रह्मांड में बहुत आम है। तो ये सब सुनकर तो लगता है पानी लगभग हर जगह है। मंगल की बर्फ और झीलों में, यूरोपा, एन्सेलेडस, गैनीमेड, कैलिस्टो के महासागरों में, सेरेस जैसे बौने ग्रहों पर, K2-18b जैसे एक्सोप्लैनेट पर। हाँ, पानी बहुत आम है। और यहीं पर एक दिलचस्प विरोधाभास सामने आता है। वो क्या? कि पानी भले ही आम हो, लेकिन पृथ्वी जैसी दुनिया, मतलब एक ऐसी दुनिया जिसकी सतह पर स्थिर तरल पानी हो, एक सुरक्षात्मक वातावरण हो और एक स्थिर जलवायु हो, ऐसी दुनिया शायद असाधारण रूप से दुर्लभ हो। ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये खोजें हमें दिखाती हैं कि रहने लायक जगहें शायद बहुत हों, लेकिन ये हमारे अपने ग्रह की कीमत और उसके अनोखेपन को भी उजागर करती है। बिल्कुल सही। तो सुनने वालों के लिए एक आखिरी विचार छोड़ते हैं। यूरोपा क्लिपर जैसे जो आने वाले मिशन हैं वो हमें सिर्फ पानी का पता लगाने से आगे ले जाएंगे। हम इन महासागरीय दुनियाओं के चरित्र को समझ पाएंगे। हाँ, ये अगला कदम होगा। और अगर इन जगहों पर जीवन मिलता है, ऐसा जीवन जो सूरज की रोशनी पर नहीं बल्कि रासायनिक ऊर्जा पर निर्भर करता है, तो वो पृथ्वी पर जीवन से कितना अलग हो सकता है, मौलिक रूप से कितना भिन्न। इसके बारे में सोचना वाकई रोमांचक है। बहुत ज्यादा। ये खगोल जीव विज्ञान के सबसे बड़े सवालों में से एक है।